हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रेनबो रोशनी में मेरे यानी इति सक्सेना के साथ। जियोग्राफी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्लास 7th की एनसीईआरटी आर एनवायरनमेंट का चैप्टर 3 हम आज करेंगे, जिसका नाम है आर चेंजिंग अर्थ। हमारी अर्थ किस तरीके से चेंज हो रही है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में बताऊंगी, फिर अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है ड्यू टू टू फोर्सेस, उन दोनों फोर्सेस के बारे में बताऊंगी। फिर वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, ये सब क्या है और किन फोर्स की वजह से होते हैं। वेदरिंग एंड इरोजन क्या है। लैंडफॉर्म्स जो रिवर बनाती है, लैंडफॉर्म्स जो सी वेव्स बनाती हैं, सी वेव्स के चलने से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, लैंडफॉर्म्स मेड बाय आइस, लैंडफॉर्म्स मेड बाय विंड्स, उनके बारे में बताऊंगी। फिर चैप्टर एंड एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगी, एक एमसीक्यू होगा जो आपको सॉल्व करना है, और फिर अपकमिंग वीडियो की इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा लेक्चर फ्लो रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज। लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा लिथोस्फेयर कुछ बड़े स्लैब्स में टूटा हुआ है। ठीक है, तो और ये जो बड़े स्लैब्स हैं वो लिक्विड मेंटल के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो ये जो बड़े स्लैब्स होते हैं इन्हें कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स एंड दीज प्लेट्स आर कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और ये जो प्लेट्स होती हैं ये बहुत ही धीरे मूव करती हैं, ये फ्लोट करती है लेकिन इतनी कम स्पीड में करती हैं कि हमें इसका अंदाजा नहीं हो पाता। होता क्या है कि अगर एक बड़ी सी प्लेट मूव कर रही है तो उसकी स्पीड होती है कुछ मिलीमीटर्स इन इन एन ईयर। तो एक ईयर में अगर आप कुछ मिलीमीटर्स चेंज किसी प्लेट्स में होता है तो आप उसका इतना जल्दी अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए हमें पता नहीं चलता। और जो मॉल्टन मैग्मा होता है, जो ये देखिए, ये मेंटल है, इसके नीचे आएगा कोर, और ऊपर की तरफ हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स दो तरीके की हो सकती हैं, एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक होती है ओशियानिक प्लेट्स। अगर किसी प्लेट पे परसेंटेज ऑफ ओशन परसेंटेज ऑफ कॉन्टिनेंट से ज्यादा है तो उसे हम उस प्लेट को क्या बोलेंगे, ओशियानिक प्लेट। और अगर परसेंट ऑफ कॉन्टिनेंट परसेंट ऑफ ओशन से ज्यादा है तो उसे बोलेंगे हम कॉन्टिनेंटल प्लेट। सिंपल सी बात है, अगर लैंड ज्यादा तो दैट प्लेट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट, अगर ओशन ज्यादा तो प्लेट इज ओशियानिक प्लेट। पर दोनों में लैंड और ओशन दोनों होगा। ठीक है, अब मेंटल में वेरी हाई टेम्परेचर की वजह से अगर हम इस पोर्शन को मेंटल बोलें तो यहाँ पे हीट की वजह से जो गर्मी पाके मेटल्स होती हैं, जो लिक्विड स्टेट में इंटरनल मैटर होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। और ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो एरिया होगा, अर्थ की जो सरफेस होगी या जो प्लेट होगी, उसको ये थोड़ा सा ऊपर उठा देगा, जिससे क्या बनती है, रिज। ठीक है, ऊपर उठा हुआ पोर्शन ये बन जाता है एक रिज। और रिज बनती रहती है तो ये बाकी यहाँ पे आके जब ये पाइल अप हुआ तो उस जगह भर जाएगी, तो ये लेफ्ट और राइट अपने मूव होने लगेगा। और इस तरीके से जब ये आगे बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट थोड़ा कम होते होते यहाँ पर आकर ये वापस से सिंक हो जाएगा। फिर बॉटम में इसको हीटिंग इफेक्ट मिलेगा, फिर ये चलेगा, ऐसे एक सर्कुलर मोशन इनसाइड अर्थ चलता रहता है। तो प्लेट्स जहाँ पे रिज फॉर्म होंगी वहां से प्लेट दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगी, एक इधर की साइड मूव करेगी और एक ऑपोजिट साइड में मूव करेगी। ठीक है, दोनों तरफ मूव करेगी। और लेकिन जो दूसरी जगह आएगी तो यहाँ पे एक प्लेट आ गई, यहाँ पर ओशियानिक प्लेट है हमारी, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट हैवी होने के नीचे ओशियानिक प्लेट दब जाएगी। ठीक है, और फिर जब ये नीचे आएगी तो फिर से ये मेल्ट हो जाएगी और फिर ये वापस से सर्कल चलता रहेगा। तो ये जो जोन होता है जहां पर प्लेट वापस मेंटल में चली जाए ये कहलाता है सबडक्शन जोन। ये सबडक्ट हो जाती है ये लेयर। और इसके थोड़ी दूरी पर जब ये प्लेट नीचे जाके गल जाती है, जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है तो क्या बनता है, मैग्मा, जो कि वॉल्केनोज से बाहर आ जाता है। तो ये सारे हो गए वॉल्केनोज। ट्रेंच के बारे में मैंने आपको बताया था, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर नीचे जाने लगती है तो एक खाई टाइप की बन जाती है जिसे कहते हैं ट्रेंच। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेंटल है और ये इस तरीके से ऊपर की तरफ आपका लिक्विड मॉल्टन मैटर आएगा और फिर ये सर्कुलेट होता जाएगा और एक साइकिल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है,
तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कन्वेक्शन साइकिल। तो इसकी वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं। ठीक है, ओके। तो 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं। अफ्रीकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम पे प्लेट्स देख सकते हैं। और एक जो पैसिफिक ओशन है वो खुद इतना बड़ा है, तो पैसिफिक प्लेट itself is a big plate। ठीक है, फिर यूरेशियन प्लेट, यूरोप प्लस एशिया आ जाता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, हमारा इंडिया जो है वो और ऑस्ट्रेलिया, ये पूरी एक प्लेट कंसीडर की जाती है जिसे कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट। तो ऐसे ये 7 प्लेट्स हैं जो मेजर प्लेट्स कहलाती हैं लिथोस्फीयर की। ये इसमें आप ढूंढ सकते हो। इसके अलावा भी कुछ माइनर प्लेट्स होती हैं, कोकोस, नाज़का, तो आप इनकी लोकेशन देख के ध्यान रखिए। फिर आता है अर्थ के मूवमेंट के। अर्थ के 2 फोर्सेस होते हैं, जो कि अर्थ पे 2 फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर लैंडफॉर्म चेंज होता है। एक होता है एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स जो मैंने अभी आपको बताया कि प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से सरफेस पे जो चेंजेस आएंगे उनको क्या बोलेंगे? चेंजेस ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस। और जो ऊपरी सरफेस पे जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस से। एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब जैसे जो एजेंट्स के थ्रू होते हैं, जैसे वाटर से हो गया या विंड से हो गया, आइस से हो गया, तो ये फोर्सेस क्या कहलाएंगे? एक्सोजेनिक। जो इनसाइड अर्थ होते हैं वो होते हैं एंडोजेनिक। तो अर्थ मूवमेंट किन दोनों फोर्सेस के अकॉर्डिंग हो सकता है? एंडोजेनिक फोर्सेस के और एक्सोजेनिक फोर्सेस के। एंडोजेनिक भी 2 तरीके का मूवमेंट हो सकता है। एक होता है सडन मूवमेंट, मतलब कैटास्ट्रोफिक, बहुत बड़े लेवल पे एकदम से कुछ हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, कैटास्ट्रोफिक। ठीक है, कैटास्ट्रोफ। और दूसरा होता है डायस्ट्रोफिक। डायस्ट्रोफिक मतलब धीरे धीरे वाला, जिसमें आप चेंजेस एकदम से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। मतलब जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि हिमालय की हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी नहीं, पर धीरे धीरे उस पर लेयर्स आती जा रही हैं और वो हाइट बढ़ती जा रही है। और बहुत 50 साल 100 सालों में आपकी उसकी हाइट का थोड़ा सा पार्ट बढ़ता हुआ दिखेगा, मतलब आप मेजर कर पाओगे। पर जो कैटास्ट्रोफिक चेंजेस होते हैं वो बहुत सडन होते हैं, सबको हिला के रख देते हैं। जैसे अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक अगर होता है तो पूरी धरती हिल जाती है, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ होती है। वॉल्केनो कहीं से इरप्ट हो रहा है तो ये भी सडन है। लैंडस्लाइड हो रही है, ऊपर से खूब सारे पत्थर पहाड़ से गिर रहे हैं, तो ये सब क्या है? सडन चेंजेस हैं और ये हमें दिख जाते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्सेस होते हैं, जो कि रिवर, विंड, वाटर, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, इन सब की वजह से होते हैं। ठीक है, अर्थ की आउटर सरफेस पे। तो अब हम देखेंगे वॉल्केनोज क्या होते हैं। वॉल्केनो क्या था? एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से होने वाला सडन चेंज। तो वॉल्केनोज में, ये वॉल्केनो देखिए, वॉल्केनो में एक होता है वेंट, जो ऊपर वाला पोर्शन जो ओपनिंग होती है उसे क्या कहते हैं हम? वेंट, जहां से लिक्विड बाहर आ रहा है, ये एक वेंट है। और जो मेन कोन होता है इसको क्या बोलते हैं? क्रेटर, जहां पे वो एक्चुअली फट पड़ता है, फूट जाता है। ठीक है, वो पोर्शन है क्रेटर। इसमें से क्या निकलेंगी? ग्रीन गैसेस, एशेज, लिक्विड मैटर, ये सब की सब चीजें बाहर निकलती हैं। अंदर जहां से मेन मैग्मा होता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा चैम्बर। जब लिक्विड अंदर रहता है तो उसे हम बोलते हैं मैग्मा, जब वो बाहर आ जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? लावा। ठीक है, ऐसे ही जब मैंने आपको सिल और डाइक के बारे में बताया था, जब ऐसे हॉरिजॉन्टली मैग्मा अंदर सॉलिडिफाई हो जाए तो उसे कहते हैं सिल, जब वर्टिकली सॉलिडिफाई हो तो उसे कहेंगे डाइक, है ना? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आई होप आपको याद होगा डाइक और सिल का डिफरेंस। DYKE डाइक एंड SILL सिल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सिल, वर्टिकल डाइक। और ये तो आपको पता ही है, बाकी सारी चीजें हो गई। ओके, नेक्स्ट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, हमारी जमीन हिल जाती है। अर्थक्वेक पे क्या होता है? लिथोस्फेरिक प्लेट का मूवमेंट होता है जिसकी वजह से अर्थ में वाइब्रेशन आते हैं। तो जहां पे अर्थक्वेक शुरू हुआ है उसको क्या बोलते हैं? फोकस। ये अर्थ की सरफेस के नीचे होगा, तो यहाँ से सिस्मिक एनर्जी निकलेगी जो ऊपर वाइब्रेशंस के थ्रू
सब तरफ फैलेगी। तो जस्ट ऑन द टॉप ऑफ फोकस जो पॉइंट होता है, ऑन द टॉप ऑफ फोकस, फोकस के जस्ट ऊपर जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं एपिसेंटर। और ये वेव्स जो होती हैं ये चारों तरफ फैलने लगती हैं सरफेस पे। तो वेव्स दो तरीके की होती है, एक होती है बॉडी वेव्स जो कि अर्थ के अंदर ही है, और एक होती है सरफेस वेव्स जो अर्थ की सरफेस पे चारों तरफ वाइब्रेशन होते हैं। सरफेस वेव्स जो होती हैं वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये कुछ वेव्स के बारे में मैं बता रही हूँ। इनमें से ये जो टॉप 2 हैं ये हैं बॉडी वेव्स, और जो ये लास्ट वाली वेव मैं आपको बता रही हूँ वो है एल वेव या लव वेव, ये है सरफेस वेव, ठीक है। तो अब बॉडी वेव्स में पहली वेव्स जो होती है उन्हें कहते हैं प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स क्या होती है? सबसे पहले जब अर्थक्वेक होता है, जब शेकिंग होती है, जब प्लेट मूवमेंट होता है, तब जो सबसे पहली वेव निकलती है उसे कहते हैं प्राइमरी वेव्स। ये होती है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इनका जो एक्सपेंस होता है ये बहुत कम होता है, ज्यादा दूर तक नहीं फैली होती, लेकिन ज्यादा मतलब इनका एम्पलीट्यूड नहीं बोल सकते कि ज्यादा है, लेकिन ये दूर तक जा सकती हैं। ये सॉलिड रॉक को भी क्रॉस कर सकती हैं और ये लिक्विड मीडियम को भी क्रॉस कर सकती हैं क्योंकि इनकी स्पीड तेज होती है। इनके बाद वेव्स निकलती है एस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं इन्हें। ये केवल सॉलिड से पास हो सकती है, ये लिक्विड से, नॉट थ्रू लिक्विड, लिक्विड से ही पास नहीं हो सकती। और यही वेव्स हैं जिनकी वजह से हमें पता चला कि अर्थ का जो कोर है, आउटर कोर है, वो लिक्विड स्टेट में है। ये सब चीजें हम डिटेल में बाद में क्लास 11th की ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। जान लीजिए कि एस वेव्स की वजह से हमें पता चला है कि आउटर कोर लिक्विड है, क्योंकि ये वेव्स वहां तक नहीं पहुंच पाती। फिर आती है लव वेव्स या एल वेव्स। ये साइंटिस्ट लव के नाम पे हैं, जिनको ये सरफेस वेव्स होती हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, सरफेस पे तबाही मचा देती हैं, ठीक है। ये साइड टू साइड चलती हैं, ठीक है सर। ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बताया था, ये जो गोले गोले ऊपर सरफेस पे बन रहे हैं, ये लव वेव्स की वजह से बन रहे हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक से मेजर करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, कितने लेवल का अर्थक्वेक है, वो करते हैं हम मेजर रिक्टर स्केल से, ठीक है। फिर आता है वेदरिंग एंड इरोजन क्या है। अब कुछ फोर्सेस होते हैं जो अर्थ की सरफेस के ऊपर लगते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस, और इनकी वजह से भी अर्थ की सरफेस पे चेंजेस आते हैं। तो इनमें से पहला फोर्स है वेदरिंग फोर्स। वेदरिंग में क्या होता है? वेदर मतलब मौसम, मौसम बदलता है तो अर्थ की सरफेस पे जो रॉक्स होती हैं वो टूटती हैं, बनती हैं, उनका अक्यूमुलेशन होता है, या ऐसे चेंजेस आते रहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से या फिर प्रेशर की वजह से। तो वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। अगर कोई रॉक टूट जाए, ठीक है, एक रॉक है वो टूट गई, ठीक है, उसके छोटे छोटे से टुकड़े निकले उसमें से, फिर हुआ इरोजन, उनको, उन टुकड़ों को वहां से ले जाना, वहां से हटा देना, अपनी पेरेंट रॉक से टुकड़ों को, सेडिमेंट्स जिन्हें हम बोलेंगे टुकड़े, ठीक है, उन सेडिमेंट्स को वहां से हटाना, इज कॉल्ड इरोजन। वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स। कौन ले जाएगा इनको? या तो वाटर ले जाएगी, या विंड ले जाएगी, या आइस ले जाएगा। तो प्रोसेस कैसा होता है लैंडफॉर्म क्रिएशन का? एक रॉक होती है, रॉक में वेदरिंग होती है, वो टूटेगी, फिर इरोजन होगा, मतलब उसको रॉक से अलग कर दिया जाएगा उसकी मेन जगह से, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ये कहीं और ले जाई जाएगी, और फिर डिपोजिशन होगा, मतलब वहां पे जाके जो सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट कर दिए जाएंगे, तो प्लेन बन जाएगा, और इस तरीके से एक लैंडफॉर्म क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है लैंडफॉर्म क्रिएशन का प्रोसेस। अब हम रिवर कैसे लैंडफॉर्म बनाती है वो देखेंगे। रिवर की 3 स्टेजेस हो सकती हैं, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। यूथ जैसे बहुत ही, जब बच्चे होते हैं, जब यूथ होते हैं, तब कैसे होते हैं, बहुत चंचल, उछल कूद करने वाले। वैसे ही जब रिवर नई नई फॉर्म होती है तब वो बहुत ही यूथ स्टेज में होती है, बहुत फास्ट वेलोसिटी होती है उसकी, बहुत तेज चलती है। और तो यहाँ पे क्या होता है, वी शेप्ड वैली बनती है, स्पर्स बनते हैं, गॉर्जेस बनती हैं, वाटरफॉल्स होते हैं। अब इनकी क्या होती है, देखो, जैसे कि एक क्लिफ से, यहाँ से किसी पहाड़ पर रिवर का ओरिजिन है। मोस्टली रिवर कहाँ पे ओरिजिन होती है? किसी माउंटेन पे ओरिजिन होने के बाद यहाँ से वाटर, क्या हुआ, वाटर
आएगा और यहाँ पर आकर नीचे बहेगा इस तरीके से। तो बीच में जो छोटी मोटी रॉक्स होंगी उनको तो वो काट देगा, और थोड़ी थोड़ी रॉक्स का क्या होगा, उसमें से कटता हुआ पानी नीचे आ जाएगा। ठीक है, मान लो ये वाली रॉक यहाँ से कटने लगी, इस तरीके की शेप। तो ये जो एकदम से स्टीप फ्लो फॉल आएगा, इसे क्या कहेंगे, वाटरफॉल। और यहाँ पे जब इतनी फ्लो से वाटर नीचे आता है तब क्या होता है, एक वैली फॉर्म हो जाती है, जो कि मोस्टली किस शेप की होती है, वी शेप्ड। वी शेप की वैली फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये पानी इस वी शेप वैली में से बहता है। ठीक है, ऐसे। तो ये वी शेप की वैली जो इन्हें कहते हैं वी शेप वैली, क्योंकि इनकी शेप वी होती है। स्पर्स क्या होते हैं, जो माउंटेन होते हैं उनके बीच में से रिवर जा रही है, लेकिन रिवर ने इधर काट दिया, इधर काट दिया, और बीच में एक छोटे छोटे से हिल फॉर्म हो गए। ठीक है, ये हिल इस माउंटेन के बीच में ही फॉर्म हो गए, और इनके आसपास से क्या जा रही है, रिवर चली जा रही है। तो ये क्या है, स्पर्स, लिटरल हिल्स फॉर्म हो जा रहे हैं। तो ये स्पर्स हैं। फिर आते हैं गॉर्जेस। दो स्टीप वॉल्स की बन गई हैं रॉक्स की, और उनके बीच में से वाटर जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, गॉर्ज। ठीक है, जॉर्जेस। स्टीप वॉल्स के बीच में से वाटर जा रहा है। फिर वाटरफॉल तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब मैच्योर स्टेज में जब रिवर थोड़ी सी धीमी हो जाए तो क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगी। तो उस पाथ से अगर ये बाहर चली जाती है जहां पर फ्लड आ सकता है, ठीक है, अगर रिवर अपना ट्रैक छोड़ दे तो आसपास के एरिया में क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। तो इन्हें ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन्स। लेवीज क्या होते हैं, जो नेचुरल बैंक होते हैं रिवर की। ठीक है, नेचुरल रेज्ड बैंक्स। एक रिवर बहेगी तो उसके आसपास क्या होते हैं, थोड़े से ऊंचा सा किनारा होता है, नेचुरल बैंक्स कहते हैं इन्हें, नेचुरल लेवीज कहते हैं। ठीक है, जिसके बीच में रिवर बहती है। अगर ये नेचुरल लेवीज क्रॉस करके बाहर आ जाए तो पहले जिस एरिया में ज्यादा आने के चांसेस है उसे क्या कहेंगे, फ्लड प्लेन। फिर आता है मिएंडर। जब नीचे मिडिल फ्लो में आ जाती है तो क्या होता है, रिवर एक स्नेक जैसे मूवमेंट करती है। ये देखिए, ये इस ये मूवमेंट स्नेक लाइक मूवमेंट है, तो इसे क्या कहते हैं, मिएंडरिंग, मिएंडर्स। ये मिएंडर फॉर्म कर रही है। तो मिएंडर में जैसे यहाँ पे आई, इसने यहाँ से इरोजन किया और यहाँ पे लाके डिपॉजिट कर दिया, फिर यहाँ पे इरोजन किया, फिर यहाँ पे डिपॉजिट किया। तो मिएंडर में डिपॉजिशन भी होता है और इरोजन भी होता है। जैसे ही रिवर का फ्लो थोड़ा बढ़ता है तो ये आपस में जो मिएंडर का डिस्टेंस होता है ये कम हो जाता है और ये मिल जाते हैं। और कई बार जो छोटा मिएंडर होता है वो टूट जाता है, मतलब ये पहले रिवर हो सकता है यहाँ से जा रही हो, पर ये यहाँ पे कट आ गया क्योंकि रिवर का फ्लो एकदम से बढ़ गया। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, ये जो अलग से बन जाएगा इसे कहेंगे ऑक्सबो लेक। ठीक है, फिर आती है ओल्ड स्टेज। जब रिवर बिल्कुल अपने एंड की तरफ चली जाती है, अपने माउथ की तरफ चली जाती है, तब क्या होता है कि रिवर का फ्लो भी कम होने लगता है, प्लस जो इसकी सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, यहाँ पर ये इरोड करती हुई ला रही थी फर्स्ट स्टेज में रॉक्स को, यहाँ पर लाकर भी डिपॉजिट एंड इरोजन चल रहा था, लेकिन यहाँ पर आके रिवर की कैपेसिटी ऑफ इरोडिंग कम हो जाती है और डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स लाई होती है वो यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, और बची कुछ रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज के थ्रू एक बड़ी वाटर बॉडी में मिल जाती है। वो सी भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है, कहीं पे भी जाकर वो रिवर मिल जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, इस ऐसे जो फॉर्मेशन होता है इसे कहते हैं डेल्टा, रिवर डेल्टा। रिवर के माउथ पर सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करके रिवर बड़ी लार्जर बॉडी में मिल जाए, तो ऐसी प्लेस को कहते हैं रिवर डेल्टा। ठीक है, तो ये कुछ लैंडफॉर्म्स, वी शेप्ड वैली, जैसा मैंने आपको बताया था वी शेप की वैली बनेगी, रिवर उसके बीच में से फ्लो होगी। ये है स्पर्स। ये देखिए, एक माउंटेन है, उसके बीच में कुछ लेटरल हिल्स बन गए हैं, तो ये कहलाएंगे स्पर्स। गॉर्जेस, स्टीप साइड्स में के बीच में से रिवर जा रही है। ठीक है, वाटरफॉल में आपको दिखाई चुकी हूँ। फिर आते हैं कि फ्लड प्लेन्स की भी बारे में मैंने आपको बताया, लेवीज के बारे में बता दिया, तो ये सारी चीजें आप एक बारी देख लीजिए। फिर उसके बाद ऑक्सबो लेक्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सारी चीजें आप डेफिनेशन एक बार देख सकते हैं। सी वेव से जो पहला लैंडफॉर्म बनता है वो है सी केव। अगर एक स्ट्रेट रॉक पर सी वेव आके बार बार टकरा रही है तो वो धीरे धीरे उसे इरोड करना शुरू कर देगी।
तो एक केव लाइक स्ट्रक्चर, केव और टनल में क्या डिफरेंस होता है? केव की सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है और टनल में 2 ओपनिंग होती है। तो अगर केव लाइक स्ट्रक्चर बन जाए तो इसे क्या कहते हैं? सी केव। ऐसे ही सी आर्क में क्या होता है कि एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, 2 एंट्री 2 एग्जिट, ठीक है। तो 2 ओपनिंग होती हैं तो एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कहते हैं सी आर्क। अब अगर फर्दर इरोजन हुआ तो जो रूफ होती है वो ब्रेक हो जाती है और एक स्टैंड अलोन रॉक मिलती है हमें जिसे कहते हैं हम स्टैक, ठीक है। फिर आता है सी क्लिफ, जो हम एक स्ट्रेट वॉल से शुरू हुए थे, वो क्या थी? एक क्लिफ, सी क्लिफ, स्टीप रॉकी कोस्ट रेजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर, जो एकदम सीधी रॉक सी वाटर के सामने खड़ी है, वो क्या है? सी क्लिफ। फिर बीचेस क्या होते हैं? डिपोजिशनल प्लेन्स होते हैं, जो सी वेव्स बार बार बाहर आती हैं और फिर जो भी सैंड डिपॉजिट करती हैं तो उससे एक पूरा की पूरा क्या बन जाता है? बीच, ठीक है। इसमें डिपोजिशन जो रिवर्स आती है उनका डिपोजिशन भी होता है। फिर ये लैंडफॉर्म्स जो कि आइस से बनते हैं। आइस कैसे लैंडफॉर्म बनाती है? अगर वाटर फ्रीज हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? बहुत सारी आइस, और ये रिवर लाइक माउंटेन्स में रहता है। तो ये होते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। तो इनसे कुछ लैंडफॉर्म्स बन सकते हैं। इनसे बनते हैं मोरेन, एरीट, हॉर्न, सर्की एंड ग्लेशियल लेक्स। ये क्या होते हैं? देखिए, जो पहाड़ों के एकदम टॉप पर जो उनकी पीक होती है वहां पर जो हिल डिपॉजिट होती है ना, जब, तो उसे कहते हैं हॉर्न्स। डिपॉजिट होती है और यहाँ पे कट कर देगी, यहाँ पे कट कर देगी और कुछ पीक्स फॉर्म कर देगी पहाड़ों में, वो कहलाते हैं हॉर्न्स। जब यहाँ पर कुछ पहाड़ों के बीच में से ग्लेशियर्स निकलते हैं और एक ऐसा क्रेसेंट शेप बना देते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? सर्की, ठीक है। ऐसे ढलान रहेगी और बीच में यहाँ पर इरोजन हो जाएगा, तो ये बन गए सर्की। एरिड, बीच बीच में ऐसे स्मॉल हिल लाइक स्ट्रक्चर लाइन से बने हुए हैं। तो ये देखिए, ये टॉप आता है और ये इसकी ढलान, ये इसकी ढलान, तो इन्हें क्या कहते हैं? एरीट। और ये सारा की सारा यहाँ पर इरोड करके ये ग्लेशियर्स कहाँ ले आते हैं? एक बड़े से प्लेन में लाके डिपॉजिट कर देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मोरेन। ग्लेशियल लेक्स क्या होते हैं? जब ये मोरेन्स हाई टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, पानी बन जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं? कुछ लेक लाइक स्ट्रक्चर्स, लेक्स बन जाते हैं, जो कि ग्लेशियल लेक्स कहलाती हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स के पिघलने से ये लेक बनते हैं, ठीक है। फिर आता है विंड से क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं? मशरूम रॉक्स, इन्हें पेडिस्टल रॉक्स भी कहते हैं। रॉक पेडिस्टल क्या होता है कि, है ना, जब इरोजन हो रहा है, विंड से इरोजन हो रहा है, तो अपर सरफेस में इरोजन कम हो रहा है, लेकिन जो बेस है, बेस में इरोजन ज्यादा हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? मशरूम की शेप की रॉक्स बन जा रही हैं। मशरूम ऐसे ही होता है ना, ऊपर ज्यादा एरिया, नीचे कम एरिया, तो मशरूम शेप की अगर रॉक बन जा रही है तो उसे मशरूम रॉक्स कहेंगे। ओएसिस, बड़े से डेजर्ट में अगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रीनरी, वाटर और हैबिटेबल प्लेस है, तो उसे क्या कहते हैं? ओएसिस, ठीक है। फर्टाइल एरिया होता है ये। फिर सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? छोटे छोटे से पहाड़ियां, रेत की जो पहाड़ियां बन जाती हैं। स्मॉल हिल्स ऑफ लूज सैंड, लूज सैंड से अगर हिल बन जा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? सैंड ड्यून्स। फिर आता है लोसेस। लोस क्या होती है? जब लार्ज एरिया में सैंड डिपोजिशन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? लोइस, ठीक है। दिस इज सैंड ड्यून, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि हिल, स्मॉल हिल लाइक स्ट्रक्चर सैंड से बन जाए। ये है ओएसिस। अगर ये लार्जर एरिया में सैंड ड्यून्स बने हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? लोइस। ये रही आपकी मशरूम रॉक्स। ये और कुछ टाइप्स की रॉक्स हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे आपके आने वाली क्लासेस में। तो अभी लेकिन हम इतनी जो हमने ये सारी चीजें याद की हैं, मशरूम रॉक्स, ओएसिस, सैंड ड्यून्स एंड लोस, इनको ध्यान रखिए कि ये डेजर्ट लैंडफॉर्म है जो कि विंड के इरोजन से बनते हैं। फिर उसके बाद चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। व्हाई डू प्लेट्स मूव?
प्लेट्स क्यों मूव करती हैं? ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस। कन्वेक्शन साइकिल जो बनती है मेंटल में, जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था, आपको वो लिखना है इसमें। व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस? एक्सोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? जो कि अर्थ के अंदर की साइड जो फोर्सेस होते हैं वो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं, और जो अर्थ के ऊपर फोर्सेस होते हैं जैसे कि वाटर, रिवर, विंड, आइस, ये सारे के सारे एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। ठीक है, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक आपको बताना है। व्हाट इज इरोजन? इरोजन क्या होता है? जब इरोडेड वेदर्ड मटेरियल को कैरी करता है इरोजिंग एजेंट अपने साथ, तो इसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को इरोजन। हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म? फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं? व्हेन रिवर्स का अपने जो उसका प्रॉपर ट्रैक होता है उससे बाहर आके एक लार्ज एरिया में फैल जाए तो उसे क्या कहते हैं? फ्लड प्लेन। और फिर जब रिवर फ्लो फिर से कम होगा तो वो अपने पुराने ट्रैक या फिर किसी और नए ट्रैक पे आके फिर से नॉर्मल बहने लगेगी। तो जो ये प्लेन्स फॉर्म हो जाएंगे एक्स्ट्रा, जो जहाँ पे रिवर एक ओवरलोड होकर बही थी, उसे क्या कहते हैं? फ्लड प्लेन्स। व्हाट आर द सैंड ड्यून्स? ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। स्मॉल हिल्स। हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड? बीचेस डिपोजिशनल फॉर्म के होते हैं और ये किससे बनते हैं? सी वेव्स से। व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स? ये भी आपको पता है। जब मिएंडरिंग के बाद एक पोर्शन ऑफ मिएंडर कट हो जाए तो वो अलग से कौन सा लेक फॉर्म कर लेता है? ऑक्सबो लेक। कौन सी स्टेज में बनता है रिवर की? मिडिल कोर्स या फिर मैच्योर स्टेज में। देखो 3 स्टेजेस जो मैंने आपको बताई थी, यूथ, मैच्योर और ओल्ड एज। इसको हम ये भी बोल सकते हैं अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। ठीक है, उसके बाद विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर? इनमें से कौन सा इरोजनल फीचर नहीं है? क्लिफ इरोजनल फीचर है? यस है, इरोजन से बनता है, सीके भी बनते हैं, पर बीच क्या है? डिपोजिशनल फीचर है, तो ये नहीं है। डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर? ग्लेशियर में डिपोजिशन कब होता है? कौन कौन सा फीचर होता है? मोरेन। ठीक है, फिर उसके बाद विच इज कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ? 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक होता है कैटास्ट्रोफिक मतलब सडन, और एक होता है डायस्ट्रोफिक। तो सडन कौन सा वाला है? वोल्केनो है ना। फोल्डिंग जैसे माउंटेन बनते हैं वो तो हो ही नहीं सकता। फ्लड प्लेन्स भी बहुत ज्यादा लंबे टाइम में बनते हैं, पर वोल्केनो सडनली आता है। मशरूम रॉक्स कैसे होती है? कहाँ पे मिलती है ये? डेजर्ट्स में। ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन रिवर्स। ठीक है, फिर ये मैच द फॉलोइंग आप कर सकते हो। ग्लेशियर्स क्या है? रिवर्स ऑफ आइस। मिएंडरिंग किस में होती है? रिवर्स में। बीच क्या होते हैं? बीच कहाँ पे बनते हैं? बीच बनते हैं सी शोर पर। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स कहाँ होते हैं? सैंड ड्यून्स होते हैं डेजर्ट में। वाटरफॉल कहाँ पर बनते हैं? जब किसी क्लिफ पर हार्ड बेड रॉक पर पानी एकदम से नीचे आए तो उससे क्या बनता? वहां पर क्या बनता है? वाटरफॉल। अर्थक्वेक मतलब वाइब्रेशंस ऑफ अर्थ। ये हो गया। अब ये रीजन सम रॉक्स हैव शेप ऑफ मशरूम, क्यों? क्योंकि उनमें अपर साइड में इरोजन कम हो रहा है और लोअर पोर्शन पे इरोजन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि एयर लोअर साइड पे ज्यादा स्पीड में जा रही है और अपर साइड में बहुत हार्ड रॉक है जिससे वो इरोड नहीं कर पा रही। ठीक है, फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। क्यों प्लेन्स होते हैं? क्योंकि जो रिवर होती है वो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है, और जब रिवर ओवरफ्लो हो जाती है, जब अपने ट्रैक से बाहर चली जाती है, तो ये सेडिमेंट्स कहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है? सिल्ट, क्ले जो साथ में आई होती है वो प्लेन्स पे डिपॉजिट हो जाती है, और यहाँ पे डिपोजिशन होने की वजह से ये ज्यादा फर्टाइल लैंड होते हैं। सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टेक्स। कैसे हो जाती है सी केव स्टेक्स में टर्न? इरोजन से पहले क्या बनेगी? सी आर्क, फिर आर्क से क्या बनेगा? एक स्टैंड अलोन स्टेक। बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से बिल्डिंग क्यों कोलैप्स हो जाती है? क्योंकि सडन शेकिंग ऑफ अर्थ से जो अर्थ की सरफेस पे बिल्डिंग होगी वो तो हिलेगी ना। ठीक है, क्योंकि कौन सी वेव्स निकलती है सरफेस पे? लव वेव्स, जो कि बिल्डिंग को हिला देती हैं। ठीक है, ये सारे रीजंस आपको बताने हैं कि वेव्स मूव करती है जिसकी वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। फिर ये लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर है बी, क्योंकि रॉक्स फॉर्म्ड आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेल्टेड मैग्मा उन्हें क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक रॉक्स।
और फॉसिल्स कौन सी रॉक में मिलते हैं? ये मिलते हैं, कौन सी रॉक में मिलते हैं? ये हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, उनकी लेयर्स के बीच में, है ना। फिर उसके बाद आज का ये क्वेश्चन है, ये आप बताइए कि कौन सा आंसर होगा। मैं अगले वीडियो में आंसर दूंगी इसका। अगला जो वीडियो होगा वो हमारा होगा एयर के बारे में। तो ये चैप्टर 4 है आपकी एनसीईआरटी का, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए और एजुकेशन ज्यादा दूर तक पहुंचे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।